शुभ प्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका ममता सिंह आज आप लोगों को हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं से दूसरी इकाई आपका चौथी कविता है छापा का अध्यापन करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने दूसरा पाठ जो आपका है 2 लघु कथाओं का अध्यापन किया। आपका तीसरा पाठ श्रम साधना जो है इस साल आपके एसएससी एग्ज़ाम के जो बोर्ड के पेपर होंगे उसमें नहीं आने वाला है, इसके लिए उसका अध्यापन मैं आपको नहीं करा रही हूँ। उससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं, वो मैं सेंड कर दूँगी, उसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके जो रचयिता है ओम प्रकाश आदित्य जी, इनका हम परिचय देखेंगे। इनका जन्म 1936 गुरुग्राम हरियाणा में हुआ। इनकी मृत्यु 2009 भोपाल मध्य प्रदेश में हुई। इनका परिचय ओम प्रकाश आदित्य हिंदी की वाचिक परंपरा में हास्य व्यंग के शिखर पुरुष होने के साथ साथ छंद शास्त्र तथा काव्य की गहनतम संवेदना के पारखी थे। ये हिंदी कवि सम्मेलनों में हास्य व्यंग के पुरोधा थे। इनकी प्रमुख कृतियाँ इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, मॉडर्न शादी, गोरी बैठी छत पर, काव्य संग्रह आदि। आप लोग देखिए इनकी जो कृतियाँ हैं, ये नाम सुनकर ही आपको लगेगा कि ये हास्य व्यंग से संबंधित काव्य है। इनकी पद्य संबंधी विशेषताएं हैं। प्रस्तुत हास्य व्यंग जो यहाँ पे छापा दिया गया है, ये कविता में कवि ने आयकर विभाग के द्वारा, इनकम टैक्स जो ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा छापे के माध्यम से आम आदमी की आर्थिक स्थिति, छापा मारने वालों की कार्य प्रणाली कि वो किस प्रकार से अपना कार्य करते हैं आदि को दर्शाया गया है। कवि द्वारा किए गया छापे का वर्णन व्यंग्यात्मक हास्य उत्पन्न करता है। अब यहाँ पे देखिए कवि जो है आदित्य ओम प्रकाश आदित्य जी, इन्होंने आयकर विभाग के अधिकारी हैं। वो क्या करते हैं, सूचनाओं के आधार पर जो व्यक्ति के यहाँ छापा मारना होता है, जैसे धन का पता लगाना होता है, उसे अधिकार में लेने के लिए वहाँ पे छापा मारते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने घर पर छापा मारने वालों द्वारा छापा मारने के बाद की स्थिति का व्यंग्यात्मक एवं रोचक चित्रण इसमें किया है। छापे के दौरान अधिकारियों को वहां सोना चांदी तो दूर, रसोई घर की पीपियों में पेट भरने के लिए ज़रूरी अनाज भी नहीं मिलता। कवि ने कविता के माध्यम से छापा मारने वालों की कार्यप्रणाली और आम आदमी की आर्थिक स्थिति का वास्तविक चित्रण किया। इसके साथ ही कवि ने व्यवस्था से एक ज्वलंत प्रश्न भी पूछा है कि जब वह धन अपने अधिकार में कर लेते हैं, अनाधिकृत धन जो होता है यानी जिसके लिए अधिकार न मिला हो, ऐसा धन वो छापा मारकर अपने अधिकार में कर लेते हैं, तो जो अधिकृत रूप से अर्जित आय है, जिनसे पेट नहीं भर पाते हैं, उनकी सहायता करने के लिए ऐसे लोगों को कुछ व्यवस्था करवाने की आवश्यकता है। तो ऐसी व्यवस्था ये क्यों नहीं करते कि जिनके यहाँ कुछ नहीं है उन्हें कुछ मिल जाए। ये प्रश्न यहाँ पर कवि ने पूछा है। ये यहाँ पर इस कविता में बताया गया है। आयकर विभाग वाले को कर चोरी, जो टैक्स भरते हैं गवर्नमेंट को, वो कर चोरी करने वालों और नाजायज ढंग से संपत्ति अर्जित करने वालों लोगों के घर और कार्यालय पर छापा मारते हैं। कवि के घर पर छापा पड़ा तो कवि मांगी हुई वस्तुओं को साहित्य में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों से जोड़कर व्यंग्योक्ति में जवाब देते हैं। उसी का वर्णन यहाँ पे इस काव्य में किया गया है। आइए पहली पंक्ति हम देखते हैं। मेरे घर छापा पड़ा, मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए घर में घुसे और बोले सोना कहाँ है। मैंने कहा मेरी आँखों में है, कई रात से नहीं सोया हूँ। वे रोष में आकर बोले स्वर्ण दे दो स्वर्ण। मैंने जोश में आकर कहा सुवर्ण, मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, उन्हें कैसे दे दूँ। ये देखिए आपकी ये पहली पंक्ति है। यहाँ पर हम लोग अर्थ देखेंगे। छापा, छापा अर्थात उसका अर्थ होता है धावा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। यहाँ पर कह रहे हैं कि कवि कहते हैं कि मेरे घर में आयकर विभाग के जो अधिकारी थे वो छापा मारने के लिए आए। वो भी कोई छोटा मोटा छापा नहीं था, वो बहुत ही बड़ा छापा था। अधिकारी मेरे घर पर पूछताछ करने के लिए आए और वे कैसे आए, सीधे ही घर में घुसे और बोले
सोना कहाँ है? सोना कहाँ है? यहाँ पे देखिए, सोना का अर्थ होता है, दो सोने का अर्थ दिया गया है। यहाँ पर जो अधिकारी है वो सोना उनका मतलब होता है स्वर्ण, जो सोना होता है स्वर्ण, उसके बारे में पूछ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो कवि है वो किस सोने की बात कर रहे हैं? मैंने कहा मेरी आँखों में है, कई रात से नहीं सोया हूँ। यानी यहाँ पे कवि सोना का अर्थ नींद, जो हम सोते हैं, उससे लगाकर कह रहे हैं कि सोना कहाँ है? मेरी आँखों में है, मैं कई रात से सोया नहीं हूँ। वे रोष में आकर बोले। रोष का अर्थ होता है क्रोधित होकर या गुस्सा होकर। रोष में आकर बोले, स्वर्ण दे दो, स्वर्ण यानी सोना, ठीक है, स्वर्ण दे दो, स्वर्ण या सोने के जैसे आभूषण। मैंने जोश में आकर बोला, जोश में यानी और आवेश में आकर बोला। सुवर्ण यानी सुंदर अक्षर, सुंदर शब्द जो होते हैं, सुवर्ण सुंदर शब्द। मैंने अपने काव्य अर्थात कविता में, अपने साहित्य में बिखेरे हैं। स्वर्ण अर्थात सोना हुआ। यहाँ पर जो छापामार अधिकारी आए हैं कवि के घर में, वो आते ही उनके घर में घुसे और बहुत बड़ा छापा मारा। उन्होंने क्या कहा कि मुझे स्वर्ण दे दो, स्वर्ण अर्थात सोना। तो यहाँ पर कवि व्यंग्यात्मक ढंग से कह रहे हैं सोना वो कहाँ है? मेरे घर में नहीं है, वो तो मेरी आँखों में है, मैं कई रात से सोया नहीं हूँ। तो वो गुस्सा हो जाते हैं कि ये किस तरह से बात को बदली कर रहा है। तो वो कहते हैं सोना नहीं, स्वर्ण चाहिए, स्वर्ण यानी सोना। तो वो बोल रहे हैं कि सुवर्ण, वो स्वर्ण बोल रहे हैं, स्वर्ण मतलब सोने के जो आभूषण होते हैं। तो यहाँ कवि उसको कह रहे हैं सुवर्ण यानी सुंदर शब्द। वो कहाँ है? मेरे पास नहीं है, वो मेरी कविताओं में बिखरे हुए हैं, उन्हें कैसे दे दूँ? तो दूसरी पंक्ति हम देखेंगे। वे झुंझला कर बोले, तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। कैसा? वे झुंझला कर बोले, तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। मैं मुस्का कर बोला, अर्थ मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। वे कड़क कर बोले, चांदी कहाँ है? मैं भड़क कर बोला, मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। वे उद्भ्रांत होकर बोले, यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ हैं? परीक्षा से 1 महीने पहले करूँगा तैयार। वे गरज कर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मैं लरज कर बोला, मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पीपियों को टटोला, बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, पर सब में मिला एक ही तत्व खाली। ये तीसरी पंक्ति का अर्थ हम यहाँ पे देखेंगे। पहले यहाँ पे देखिए, वे गरज कर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। माफ़ कीजिएगा, पहला यहाँ पे देखिए। दूसरा है, वे झुंझला कर बोले, तुम समझे नहीं। झुंझला कर यानी गुस्से से, चिड़चिड़ा कर। वे बोले, तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनाधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। अनाधिकृत यानी जो आपका कैसा है, जिसके लिए आपको अधिकार न मिला हो। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो तुम्हारा अनधिकृत, जिस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, मुझे ऐसा अर्जित अर्थ यानी जो संपत्ति, पैसा है, वो चाहिए। किसको चाहिए? जो छापा मारने वाले अधिकारी हैं। अब यहाँ पे भी देखिए किस तरह से ये शब्द के 2 अर्थ बताए हैं यहाँ पर कवि ने। अर्थ यानी यहाँ संपत्ति है, लेकिन कवि क्या कह रहे हैं? मैं मुस्कुरा कर बोला, अर्थ है मेरे पास, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन वो संपत्ति के रूप में नहीं है। अर्थ कहाँ है? मेरी नई कविताओं में है। अर्थ यानी कविता जब हम पढ़ाते हैं तो हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसका अर्थ मतलब बताते, भावार्थ संदर्भ आपको बताया जाता है। तो वो यहीं पे कह रहे हैं कवि कि अर्थ है मेरे पास, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन संपत्ति के रूप में नहीं, वो मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए
तो ढूंढ लो। वे कड़क कर बोले। कैसे बोले? कड़क कर, यानी गुस्से से बोले, चांदी कहाँ है? चांदी यानी सोना चांदी जो होता है वो पूछ रहे कि वो चांदी कहाँ है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? मैं भड़क कर बोला। मैं भड़क कर यानी गुस्से से बोला, मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। यहाँ पर चांदी अर्थात ये बालों में आ रही है। कौन सी चांदी? वो सोना चांदी वाला नहीं, चांदी अर्थात जो काले बाल है वो सफ़ेद हो रहे हैं, यानी चांदी के समान सफ़ेद हो रहे हैं। तो चांदी कहाँ है मेरे पास, लेकिन कहाँ है? वो मेरे बालों में धीरे धीरे आ रही है। मैं उद्भ्रांत होकर बोला। उद्भ्रांत का अर्थ हुआ हैरानी से या हैरान होकर बोला। ये बताओ, तुम्हारे ये अधिकारी लोग बोल रहे हैं कि वो गुस्से से हैरान होकर बोलते हैं, क्योंकि कवि ने पहले संपत्ति मांगी तो अर्थ मांगा, तो उन्होंने अर्थ को कहाँ ढूंढने के लिए कहा? घर में नहीं, कविताओं में। फिर उन्होंने चांदी मांगा, चांदी को कहाँ ढूंढने के लिए कहा? उन्होंने कहा चांदी कहाँ है? मेरे बालों में आ रही है। अब उन्हें बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि कवि इस तरह से उनकी बातों को व्यंग के रूप में ले रहे हैं और उनके किसी भी बात का सही से जवाब नहीं दे रहे हैं। तो वे गुस्सा होकर बोलते हैं, यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ हैं? नोट यानी रुपए पैसे का अर्थ है। यहाँ पर नोट कहाँ है, लेकिन यहाँ भी उन्होंने नोट को किससे तुलना की कर दी है? परीक्षा से 1 महीने पहले करूँगा तैयार, यानी जो नोट्स हम लोग बनाते हैं एग्ज़ाम में पढ़ने के लिए, वो बोलते हैं कहाँ है? नहीं है, परीक्षा से 1 महीने पहले नोट्स तैयार करूँगा। वे क्या हुए फिर? गरज कर बोले, यानी ज़ोर से, गुस्से से। अब उन्हें बहुत ही गुस्सा आ रहा है कि इनके घर में कुछ भी नहीं मिल रहा है और ये हर बात का हमें दूसरे अर्थ में जवाब दे रहा है। हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है, यानी यहाँ पर क्या कह रहे हैं? हमारा मतलब किससे है? मुद्रा से। मुद्रा मतलब पैसे जो होते हैं, सिक्के से। तो यहाँ पर कवि कहते हैं मैं लरच कर। क्या होता है जब हमें गुस्सा आता है? तो आप देखते होंगे कि हम काँपने भी लगते हैं और थोड़े डर से भी जाते हैं। तो यहाँ पर जो कवि की जो स्थिति है वो कैसी है? थोड़े से भयभीत भी हो गए और काँप भी रहे हैं, लेकिन फिर भी वो क्या बोल रहे हैं? मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। जो उनका हाव भाव उस समय था कि गुस्से भी से वो काँप भी रहे थे और डर भी रहे थे और भयभीत से लग रहे थे। तो वो बोले मुद्राएं, जो हमारे हाव भाव होते हैं, तो वो बोलते हैं आप मेरे मुख पर अर्थात चेहरे पर देख लीजिए। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष की ओर चल पड़े। शयन कक्ष की ओर अर्थात जो जहाँ पे सोने की व्यवस्था होती कमरे में, वो रूम में चले गए और उनको लगा शायद यहाँ पर इन्होंने कुछ छुपा कर रखा होगा। तो वहाँ पर वो जाकर शयन कक्ष में घुस गए और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। फटे हुए तकिए की। अब यहाँ पे देखिए कवि के घर की जो हालत है वो कितनी ख़राब है, और ऐसे व्यक्ति के घर पे ये जो आयकर विभाग के अधिकारी है वो छापा मारने के लिए आए हैं। जो तकिए की रुई है, कई बार आप लोगों ने पिक्चरों में देखा होगा कि जो पैसे होते हैं कहीं तकिए बिस्तर में छुपा के रखे जाते हैं, कहीं दीवारों तक में छुपा के रखे जाते हैं, बाथरूम जो होते हैं उसके टाइल्स के नीचे छुपा के रखे जाते हैं। तो ऐसे जो आयकर विभाग के अधिकारी होते हैं वो आकर सभी जगह ढूंढते हैं। तो इनको भी लगा शायद तकियों में होगा, तो पूरी रुई निकाल कर देखते हैं कि शायद इसके अंदर ना हो। रोचने लगे, मतलब किसी वस्तु को झटके के साथ खींचना। फिर उन्होंने टूटी हुई अलमारी की हालत वैसे ही ख़राब है, वो कैसी है? टूटी हुई है। उस अलमारी को भी खोल कर देखा। रसोई की खाली पीपियों को अर्थात जो डिब्बे हैं वहाँ पर खाली पीपियों, आपने देखा होगा कि सामान रखने के लिए जो अनाज पानी होते हैं, लोहे के ढोल होते हैं या तो एल्यूमिनियम के, स्टील के बर्तन होते हैं, बहुत से लोग प्लास्टिक के रखते हैं, तो ऐसे बर्तन रखे होते हैं। तो जो पीपियाँ वो सब डब्बे होते हैं उनको भी खोल के देखा एक एक डब्बों को, शायद इसके अंदर छुपा के रखा हो अनाज के अंदर। लेकिन वहाँ भी उनको क्या हुआ? कुछ भी नहीं मिला। बच्चों की गुल्लक, जो बच्चों की गुल्लक होती है वो भी देख डाली कि शायद इसमें छुपा होगा। लेकिन बच्चों के जो गुल्लक होते हैं बहुत प्रकार के होते हैं, कई बार मिट्टी के भी होते हैं, प्लास्टिक के भी होते हैं। अभी तो मार्केट में बहुत अलग अलग तरह के आते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बच्चे की ऐसी गुल्लक जो होती है उसका बताया है कि वो तक देख डाली, लेकिन पर सब में मिला एक ही तत्व, खाली अर्थात वहाँ पर कुछ भी उन्हें नहीं मिला। क्या था? सब खाली था, वहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। और यहाँ पर जो होते हैं आयकर विभाग के अधिकारी वो बहुत ही
परेशान हो जाते हैं कि किसी ने बताया कि इसके घर में बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ पे आने पर क्या है, उनकी स्थिति इसके एकदम विरुद्ध है और उन्हें ढूंढने पर कुछ भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, चौथा हम यहाँ पे देखेंगे, कनस्तरों को मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। कनस्तरों को मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्यकांड, देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्यकांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। कनस्तरों को यानी जो टीन वीन का डब्बा होता है अनाज पानी रखने के लिए, चावल गेहूँ ऐसा, वो सारे डिब्बों को उन्होंने क्या किया, खोलकर देखा। मटकों को ढूंढा, जो मटके थे उन्हें ढूंढा, कनस्तरों को खोलकर देखा, लेकिन सब में क्या मिला, शून्य ब्रह्मांड, मतलब रिक्त संसार, खाली एकदम, कुछ भी नहीं मिला। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्यकांड, अरण्यकांड यानी सब बिखरा हुआ, लेकिन कहीं भी उसमें ना सोना मिला, ना चांदी मिला, ना नोट मिला, ना मुद्राएं मिली, ना ही कोई सामान मिला जो वहाँ पर कवि के पास हो। तो इससे उनके जो चेहरे, खिले हुए चेहरे थे, वो कैसे हो गए, मुरझा गए, उदास हो गए कि उन्होंने क्या सोचा था और यहाँ पर क्या पाया। तो यहाँ पर कवि ने इसका वर्णन किया है। अगली पंक्ति देखेंगे, और उनके 20 सूची हृदय में, और उनके 20 सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। और उनके 20 सूची हृदय में रौद्र की जगह, रौद्र यानी जो क्रोध होता है, रौद्र यानी क्रोध या जो गुस्सा होता है, उसकी जगह जो आयकर विभाग के अधिकारी थे, करुण अर्थात दया का भाव आ गया। पहले तो उन्हें था कि इसके पास बहुत धन है, लेकिन जब कवि के घर की हालत उन्होंने देखी तो गुस्से के बजाय उन्हें क्या हो गया, उन पर दया आ गई और वे अपनी गलती की माफ़ी मांगते हुए क्या बोले, वे बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दी थी, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे, सिर झुकाकर वापस जाने लगे। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे, सिर झुकाकर वापस जाने लगे। मैंने उन्हें रोककर कहा, मैंने उन्हें रोककर कहा, ठहरिए, सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए, सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता, मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है, अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है, तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते। जिनके घर में सोने चांदी के, जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफ़े हैं, उन्हें आप निकलवा लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए। पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं, उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। अब यहाँ पर देखिए कवि क्या कह रहे हैं, उनको आयकर विभाग के अधिकारियों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें बुरा लगा कि यहाँ पर उन्होंने कवि को खामोखा परेशान किया, तो वो अपनी गलती की माफ़ी मांगते हैं। लेकिन कवि उन्हें रोककर क्या कहते हैं कि आपको कुछ भी नहीं मिला, यहाँ पर आपको मेरे घर में कुछ भी नहीं मिला। यहाँ पे देखिए सिर झुकाकर जब वो वापस जाने लगे, सिर झुकाकर मतलब वो अपनी गलती पे शर्मिंदा हो गए। और सिर मत धुनिए, सिर मत धुनिए का अर्थ हुआ कि वो अपने जो गलती थे उसके पश्चाताप करते हुए महसूस हो रहे थे। तख्त का अर्थ हुआ कि लकड़ी की एक बड़ी चौकी, जैसे बेड होता है या पलंग होता है, उसी तरह का होता है कि जिस पर सोया बैठा जा सके। अक्सर आपने गांव में देखा होगा। तो लेखक के घर में कुछ भी नहीं है तो बोल रहे कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। अब यहाँ पे कवि की जो अवस्था है उसे देखकर यहाँ आयकर विभाग के अधिकारियों को बुरा लगता है। कवि कहते हैं कि अधिकारियों ने उनके घर में बड़े कनस्तरों और पानी रखने के लिए मटकों सबको टटोला देखा, पर उन्हें क्या मिला, सब कुछ खाली। वे कहते हैं कि अधिकारियों ने मेरे घर में ऐसा निर्जन दृश्य देखा तो उनका खिला हुआ चेहरा क्या हो गया, मुरझा गया, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि छापे में काफ़ी धन मिलेगा, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं था। अब अधिकारियों का गुस्सा शांत हो गया था, उनके मन में दया के भाव आ गए थे। कवि से उन्होंने क्षमा मांगी और बताया कि किसी की गलत सूचना पर वे यहाँ आए थे। कई बार जैसे अभी इन्होंने अपनी गलती की माफ़ी मांग ली, लेकिन
उनके इस कर्तव्य से, इनके कार्य से क्या हुआ, कवि का जो हृदय था वो दुखी हो गया, क्योंकि उनकी अवस्था कितनी दीनहीन थी और इन्होंने उसके ऊपर क्या आरोप लगाकर उनके घर की तलाशी ले ली। वो अपनी गलती पे शर्मिंदा हुए, लेकिन कवि को इस बात पे क्या हुई, अच्छा नहीं लगा। तो वो क्या बोल रहे हैं अधिकारियों को, कवि के घर में कुछ न मिला तो वे क्या हो गए, पछताने लगे। उनका जो सर था शर्म से झुक गया। तो वो क्या बोले, वे वापस जाने लगे। तो कवि ने उन्हें रोककर कहा, आप मेरी एक बात सुन लीजिए, यदि छापे के दौरान मेरे घर में आप लोगों को कुछ मिल जाता तो आप क्या करते, लेकर जाते, तो आप उसे लेकर चले जाते। अब आपने देख लिया कि मेरे घर में कोई धन नहीं है, ऐसी हालत में मेरी ये स्थिति देखकर आप मुझे कुछ यानी धन देकर क्यों नहीं जाते। जिन लोगों के घरों में सोने चांदी के पलंग और सोफ़े होते हैं उन्हें तो आप निकलवा कर ले जाते हो, ठीक है निकलवा लीजिए, आपका काम ही है निकलवाना, पर जिनके घर में टूटी कुर्सी भी बैठने के लिए नहीं है, उनके घर में बैठने सोने के लिए एक तख्त की व्यवस्था तो करवाते जाइए। यहाँ पर क्या कवि ने जो अधिकारी हैं उनको कहा है कि जिनके घर में सोने और चांदी के पलंग होते तो आप तो उन्हें लेकर जाते, लेकिन जिसके यहाँ कुछ भी नहीं है तो आप क्यों नहीं करते कि उन्हें कुछ देकर जाते। यहाँ पर देखिए, प्रस्तुत हास्य एवं कविता के द्वारा कवि ने आयकर विभाग के जो छापे के माध्यम से आम आदमी की आर्थिक स्थिति और छापा मारने वालों की कार्यप्रणाली को दर्शाया है। कवि द्वारा किए गए छापे का वर्णन व्यंग्यात्मक हास्य उत्पन्न करता है। यहाँ देखेंगे शब्द संसार, रोष अर्थात गुस्सा, अर्जित अर्थात कमाया हुआ, अर्थ अर्थात पैसा और धन, कनस्तर अर्थात टीन का पीपा, तख्त अर्थात लकड़ी की बड़ी चौकी। यहाँ पे देखेंगे हम लोग प्रश्न उत्तर है, ये आप लोगों को मैं PDF द्वारा भेज दूँगी, जिसे आप लोग को हिंदी की नोटबुक में लिखना है। और इस प्रश्न से संबंधित, अगर इस कविता से संबंधित कोई भी आपको समस्या है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। वैसे मैंने अपने हिसाब से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है, फिर भी आप लोग की समझ में अगर कुछ नहीं आया हो, कोई बात सही नहीं लगी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। यहीं पे मैं अपना स्पष्टीकरण समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।